डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट टाइम फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के टॉपिक को स्टार्ट किया था, लेट मी शेयर द बुक विथ यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वी स्टार्टेड द चैप्टर 12 फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन in our last live interactive session which I have uploaded already on the YouTube। तो इसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में आप स्टूडेंट्स ने देखा था कि हमने कुछ फाइल एक्सेस को डिस्कस किया था। फाइल एक्सेस प्रिमिटिव्स के बारे में हमने बात की थी यहाँ पर। फिर हमने फाइल सिस्टम के बुनियादी ऑपरेशंस या फंक्शंस की बात की थी, store, locate and retrieve, and then we discussed user access. Okay, when you design a file system, what sort of problems you face? First was defining how the file system should look to the user, yani ki user's view of the information stored on the physical storage. उसके हमने डिफरेंट लेयर्स देखी, हमने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का जिक्र किया, बहुत सी एग्जांपल से उसको लेकर चले। दूसरा इशू जो हमने इसमें देखा था फाइल सिस्टम में, दैट इज हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, या कि आपका लॉजिकल फाइल सिस्टम फिजिकल स्टोरेज पे मैप कैसे होता है। इसको भी हमने बड़ी तफसील से सेशन में डिस्कस किया था। चैप्टर 19 की उस फिगर का भी मैंने हवाला दिया था, जो कि हमने पिछले सेशंस में मेमोरी के सेक्शन में हमने कवर किया था। हम उस पर दोबारा भी जा सकते हैं। चैप्टर 19 आपको जैसा कि पता है कि विंडोज़ 7 को इसमें कवर अप किया हुआ है विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरी। सो लेट मी शो यू द पिक्चर विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये स्टूडेंट्स पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, एज यू गाइस कैन सी। ये हमने डिस्कस की थी जब हम वर्चुअल मेमोरी को पढ़ रहे थे। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं पिक्चर 19.1 में, this is a Windows block diagram, that hardware abstraction layer is separate from the kernel, and the kernel interacts with the hall through a bridge, the service access point जो कि आप देख रहे हो। और हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर से नीचे आप एक डिवीजन देख रहे हैं। यहाँ पे आपके बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और उसके नीचे माइक्रो कोड सॉफ्टवेयर की दो लेयर्स हैं जो कि यहाँ पे नहीं शो की गई, जिसका ताल्लुक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कोर्स के साथ है। हॉल जो है वो आपकी सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर कवर होती है, जिसमें आप डिवाइस ड्राइवर्स और लॉजिकल टू फिजिकल मैपिंग पढ़ते हैं ऑफ ऑल डिवाइसेस। जबकि आपके पास जो कर्नल है, ऑब्वियसली ये मैनेज होता है विंडोज़ मैनेजर से, और आपको पता है कि विंडोज़ मैनेजर क्या है। डिफ़ॉल्ट विंडो प्रोसीजर इज़ वन रूट प्रोसीजर, जिससे कि बाकी सारे प्रोसेस स्पॉन करते हैं और वो रिसोर्सेज भी होल्ड करता है। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफिक डिवाइस ड्राइवर्स, जो कि इसने यहाँ पे शो किए हुए हैं, विच इंटरेक्ट्स विद द हार्डवेयर, एंड दिस इज ऑल्सो, दीज ड्राइवर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑल। लेकिन थोड़ा सा ये जो आप किताब का राइटर है शिल्बर्ट्स, ये यूनिक्स और सोलारिक्स सेंट्रिक है, एंड एज यू गाइज नो दैट कि उसमें GDI इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कोर कर्नल बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसीलिए इसने थोड़ा सा इसको अलग से गैजेट शो किया हुआ है। जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि दिस इज़ अ कंटेक्चुअल कोर्स, जिसमें आपको एट डिफरेंट लेवल्स थोड़ा सा वेरिएशन जो है वो लिटरेचर में नज़र आती है। बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स, बिकॉज वेरिएशन जो है उससे आपकी जो स्कोप है वो भी वास्ट हो जाता है। सो इसलिए यहाँ पे ऑल्दो इट इज़ रिटन एज ड्राइवर, तो आप देख सकते हैं कि जो हार्डवेयर रिस्ट्रिक्शन लेयर है वो सेपरेट है। ये उसका दूसरा प्रॉब्लम था जो कि हॉल से रिलेटेड है। और फर्स्ट प्रॉब्लम जो था वो था यूजर्स व्यू, वो ऑब्वियसली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो अब हम वापस चलते हैं अपनी 12 चैप्टर की तरफ कि हम फाइल सिस्टम में हमने ये दो इश्यूज देखे। तो द सेकंड
यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये नोट्स नज़र नहीं आते रिकॉर्डिंग में, मैंने देखा था, जो कि मैं पीडीएफ से अटैच करता हूँ, तो वो मैं साथ साथ बोल देता हूँ। तो फर्स्ट प्रॉब्लम कर्नल से रिलेटेड है और दूसरे का ताल्लुक हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर से है, which means the first belongs to the operating system programming and design, and the second belongs to the hardware abstraction layer. Although it is above the lowest hardware layer, BIOS and microcode, however, it is not directly part of the kernel as we have seen in figure 19.1 in the textbook. Then students, we have studied the layered architecture in the last class. We have seen input-output control, basic file system. What was input-output control? This was the most basic operations of reading and writing files. The basic file system is the extended HAL, extended hardware abstraction layer interface. File organization modules, it is a bridge. It's an interface between logical and physical. Okay, one aspect touches the file system organization, the other aspect know about the physical organization of the data. So logical file system is the user's view, purely a layer uh, which implements file implementation of operating system internal structure. And the application programs are the apps where you are working. So ये हमने स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पढ़ा था, इसको बड़ी तफसील से देखा, इसकी एग्जाम्पल्स देखी हमने, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल के बारे में बात की, फिर हमने फाइल कंट्रोल ब्लॉक जो कि यूनिक्स में इस्तेमाल होता है, ऑल्दो विंडोज़ में फाइल एलोकेशन टेबल्स यूज़ होती हैं, उसको देखा, इनोड देखा जिस पॉइंटर के थ्रू आप यूनिक्स में फाइल सिस्टम को रीड करते हो। फिर हमने आखिर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजिंग लॉजिकल फाइल सिस्टम देखा था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो कि लॉजिकल फाइल सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा। तो इसमें हमने देखा कि कोड की रिडंडेंसी जो है वो कम हो जाती है, सेम कोड सेगमेंट डिफरेंट प्रोसेसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने इसके डिसएडवांटेज में देखा था कि जो लेयरिंग है उससे ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड यानी कि सीपीयू साइकिल्स या हार्डवेयर प्रोसेसिंग बढ़ जाती है, बट that may no longer be considered as a disadvantage because programmer time or end user time is costlier than the hardware cycles. फिर इस पे डिफरेंट फाइल सिस्टम्स के नाम थे, जैसे कि यूनिक्स फाइल सिस्टम और बर्कले का फास्ट फाइल सिस्टम या फाइल एलोकेशन टेबल 32, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इसी तरह एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, और फुजी के बारे में इसमें लिखा हुआ था, गूगल का फाइल सिस्टम है। तो ये हमने नाम यहाँ पे पढ़े थे। तो ये हमारी लास्ट सिटिंग थी जिसमें हमने ये बड़ी तफसील से विद एग्जांपल्स हमने इसको कवर किया था। तो स्टूडेंट्स, इसी को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं आज की इस ऑनलाइन लेक्चर में। 12.2 में बुनियादी तौर पे इसने प्रोग्रामिंग के हवाले से डिस्कशन की है, मोस्टली ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूनिक्स कंप्लाइंट 463 कंप्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है प्रोग्रामिंग के हवाले से, उसका जिक्र किया है। विंडोज़ की भी इसने स्लाइड सी जो है वो एग्जाम्पल्स दी हैं, लेकिन मोस्ट फोकस इसका यूनिक्स पे रहा है। जैसा कि आप पिछले चैप्टर्स में भी देखते आए हैं कि इसका जो फोकस है वो सोलारिस और यूनिक्स पे ज़्यादा होता है, मोस्टली इसका फोकस वहाँ पर होता है। और ये टेक्स्ट बुक जो है वो सेलेक्ट करने का हमें फ़ायदा भी है कि आपको यूनिक्स और सोलारिस की भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और लैब में आप लोग विंडोज़ कर्नल को एक्चुअली प्रोग्राम करके देख रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स को, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है। सो वी आर टेकिंग बोथ विद अस। ओके, तो फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में स्टूडेंट्स देखें, ओवरव्यू में ये बता रहा है कि these structures, several on-disk and in-memory structures are used to implement a file system. These structures vary depending on the operating system and the file system, but some general principles apply, which means that the implementation of a file differs, varies from operating system to operating system.
Every operating system implements it in its own way. However, there are some generic principles that apply to most operating systems in common, and that we are going to see in this theory lecture. So अब हम देखते हैं information about how to boot an operating system stored on the file system as well. आपका सिस्टम बूट होता है, बायोस से कंट्रोल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को जाता है, तो उसमें सबसे पहले आपका बूट सेक्टर रीड होता है. अब देखें द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, द नंबर एंड लोकेशन ऑफ फ्री ब्लॉक्स, द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअल फाइल्स. ये कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं जो किसी फाइल सिस्टम में कंटेन्ड होते हैं. एक आपका बूट सेक्टर हो गया, दूसरे आपके लॉजिकल ब्लॉक्स कितने हैं, लोकेशंस कहाँ हैं जहाँ पे फ्री ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, और आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, और इंडिविजुअल फाइल्स जो किसी यूनिक नाम से नंबर से आइडेंटिफाई की जा सके. तो ये इंफॉर्मेशन हर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है. तो अब देखें ये इसने वन बाय वन इनको एक्सप्लेन किया. एक आपके पास क्या है जी, बूट कंट्रोल ब्लॉक PCB. दिस इज अ नेम यूजुअली यूज इन यूनिक्स. विंडोज़ में हम इसे पार्टीशन बूट सेक्टर के नाम से जानते हैं. ये देखें ये क्या चीज़ होती है, बूट कंट्रोल ब्लॉक कैन कंटेन इंफॉर्मेशन needed by the system to boot an operating system from that volume. If the disk does not contain an operating system, this block may be empty. It is typically the first block of a volume. हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट ब्लॉक को करते हैं असाइन एज बूट कंट्रोल ब्लॉक, और कुछ नहीं, इसके अलावा भी किसी को कर सकते हैं. जो यूनिक्स फाइल सिस्टम है, ये वाला ब्लॉक बूट ब्लॉक कहलाता है. विंडोज़ के न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम में ये पार्टीशन बूट सेक्टर कहलाता है. ओके, अच्छा, अभी मैंने आपको शायद लास्ट टाइम बताया था कि आपकी जो एक हार्ड ड्राइव होता है उसके जो डिफरेंट वॉल्यूम्स होते हैं, उसमें से आपने एक वॉल्यूम को एक्टिव करना होता है. जिस वॉल्यूम को आप एक्टिव करते हो वही वॉल्यूम आपका बूट वॉल्यूम होता है. ठीक है, तो किसी एक वॉल्यूम से एक हार्ड ड्राइव पे, फिजिकल ड्राइव पे आप किसी एक वॉल्यूम को एक्टिव करते हो विंडोज़ के अंदर. मैंने अपनी एक और वीडियो में विंडोज़ 98 को इंस्टॉल किया था. अभी तो ये सारा का सारा काम न्यूअर वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या जो फेडोरा की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें ऑटोमेटिकली ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं. आपकी पार्टीशनिंग भी जस्ट ऑन फ्यू क्लिक्स होती है, फॉर्मेटिंग भी हो जाती है, पार्टीशन एक्टिव भी हो जाती है, और बूट सेक्टर भी बन जाता है. लेकिन इन ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक लिनक्स के 7.0, रेड हैट लिनक्स 7.0 से जो पहले के वर्जन्स हैं, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के 2000 से जो पहले के डॉस बेस्ड वर्जन्स हैं, उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले ये सारा काम मैनुअली करना पड़ता था. तो अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे मैंने असेंबलिंग पेंटियम 3 440BX2 की एक वीडियो बनाई हुई है जिसका मैं लिंक दे दूँगा. उसमें एक पोर्शन है जिसमें हार्ड ड्राइव को एफ डिस्क के थ्रू आप पार्टीशन बनाना, प्राइमरी और एक्सटेंडेड, और फिर उसमें से एक वॉल्यूम को एक्टिव करते हो आप, तो वो आपका बूट वॉल्यूम होता है. वो उसमें अवेलेबल है. और आप में से मे बी कुछ लोग अपने सिस्टम को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ बूट करते हो, डिफरेंट फाइल सिस्टम्स के साथ, तो वो मैनुअली आप अपने बूट सेक्टर को भी एडिट करते होगे आई होप. और आप लोगों को boot.ini और जो डिफरेंट बूट की फाइल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि विंडोज़ XP में वो कैसे मैनेज होता है, विंडोज़ 7 में कैसे मैनेज होता है, कौन सी फाइल्स होती हैं. दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन. ऑल्दो किताब में वो चीज़ें नहीं हैं. ये आपकी इंटरेस्ट की बात है कि एज ए कंप्यूटर साइंस मेजर आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अपने किसी जो आपका एक एक्सपेरिमेंट सिस्टम हो, डमी सिस्टम होम पर, उस पर आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं. ओके,
तो बूट कंट्रोल ब्लॉक की बात हो गई जी। अगली है जी वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक। एज आई हैव टोल्ड यू कि ये ज़रा यूनिक स्पेसिफिक टर्म्स जो हैं वो हेडिंग्स में आपको ज़्यादा नज़र आएंगी, और माइक्रोसॉफ्ट में जो टर्म इस्तेमाल होती है वो इसमें पैराग्राफ के एंड पे दी हुई है। जैसे BCP की जगह पार्टीशन बूट सेक्टर विंडोज़ में टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। इसी तरह VCB वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक की जगह मास्टर फाइल टेबल का नाम विंडोज़ में इस्तेमाल किया जाता है। A volume control block, हर volume के ऊपर, contains volume or partition details such as the number of blocks, logical blocks in the partition, the size of the blocks, a free block count, and free block pointers. जाहिर है आपके पास जो भी एम्प्टी स्पेस होगी उसका आपके पास एक वर्चुअल पॉइंटर डेफिनेटली होगा, एंड अ फ्री FCB, ठीक है, फाइल कंट्रोल ब्लॉक। FCB stands for file control block in Unix, free FCB count and FCB pointers. In Unix file system this is called super block, ठीक है। वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक को आप सुपर ब्लॉक कहते हैं UFS के अंदर। In NTFS it is stored in the master file table. सो आप में से वो लोग जिनको वॉल्यूम्स भूल गए हुए हैं, तो मैं उनके साथ लेट मी अगेन शेयर द डिस्क मैनेजर। होपफुली पार्टीशन वॉल्यूम ये आपको चैप्टर 11 में हमने जो डिस्क मैनेजर देखा था उससे आपको ये चीज़ याद होगी। स्टिल मैं आपसे अगेन शेयर कर देता हूँ, इफ सम ऑफ यू हैव फॉरगॉटन दैट, लाइक नाउ यू कैन सी द कंप्यूटर मैनेजर। सो यू कैन सी, यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स, ये जो वॉल्यूम है ये माउंट नहीं है। आपको याद होगा मैंने माउंटिंग एंड माउंटिंग चैप्टर 11 में डिस्कस किया था। इधर आपको एक्टिव लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एक ड्राइव पर एक वक्त में एक पार्टीशन या वॉल्यूम एक्टिव हो सकता है आपका। ऑल्दो आप जो बूट मैनेजर सॉफ्टवेयर हैं उनके ज़रिए नॉन ऑफिशियली एक से ज़्यादा पार्टीशंस को एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमेशा डाटा लॉस का ख़तरा रहता है, एंड दैट इज़ नॉट एज़ पर डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विंडोज़ या लिनक्स या पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको अलाउ नहीं करते ऑफिशियली कि एक से ज़्यादा वॉल्यूम को आप एक्टिव करें। तो देखें ये सिस्टम है, एक्टिव है, और ये प्राइमरी पार्टीशन है। तो ये आपकी बूट पार्टीशन होगी, ठीक है। तो कंट्रोल, ऑल्दो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है लिखा हुआ बूट पेज फाइल क्रैश डंप प्राइमरी पार्टीशन, लेकिन आपका जो बूट सेक्टर होता है वो सिस्टम रिजर्व पे ही होता है। ये जो आपको बूट का लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है C ड्राइव पे, ये आपकी सिस्टम पार्टीशन है, यानी वो पार्टीशन जिस पे विंडोज़ इंस्टॉल्ड है। तो इसको अगर आप थ्योरी के साथ आप इसको मिक्स ना करें। अब देखें ये डिस्क 1 है, इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ देता हूँ। डिस्क 1 पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल है और डिस्क 0 पे विंडोज़ 7 इंस्टॉल है। ये एक SSD है मेरे कंप्यूटर में और ये कन्वेंशनल ड्राइव है। यहाँ पे आप देखें ये जो सिस्टम रिजर्व है लिखा हुआ नहीं आ रहा, लेकिन आपको इतना नज़र आ रहा होगा कि ये जो 100 मेगाबाइट का एरिया है ये माउंट नहीं है, कोई ड्राइव लेटर नहीं है। अभी देखें ये है एक्टिव और प्राइमरी पार्टीशन। एक्टिव मीन दिस इज़ द बूट पार्टीशन। अब D पर यहाँ पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल है, क्या आप यहाँ पे बूट देख सकते हो? नो। सो जो वॉल्यूम आप इस्तेमाल कर रहे होते हो जिस पे विंडोज़ लोड हुई है, बूट से मुराद वो सिस्टम पार्टीशन होती है। सो इसका थ्योरेटिकल नेम इज़ द सिस्टम पार्टीशन। साथ ही आपको दिखा रहा है कि स्वैप फाइल भी इसी पे है। अगर आपके सिस्टम में ब्रू स्क्रीन आ गई और वो क्रैश हो गया तो उसका लॉग कहाँ जनरेट होगा? सिस्टम पार्टीशन पे। और प्राइमरी तो सारी ही हैं, इसमें एक्सटेंडेड आपको ग्रीन कलर में होती है वो नज़र नहीं आ रही। सो दिस इज़ द एक्टिव पार्टीशन in drive 0 and this is the active partition in drive 1। तो बाकी सिस्टम पार्टीशन विंडोज 7 की ये है और ये यहाँ पे शो कर रही है क्योंकि इस वक्त विंडोज 7 लोड है। जब मैं विंडोज 10 को लोड करूँगा, ड्राइव 1 से बूट करूँगा सिस्टम को, तो आपको यहाँ पे बूट पेज फाइल क्रैश डंप प्राइमरी के साथ लिखा हुआ नज़र आएगा। उस बूट से मुराद है कि ये सिस्टम पार्टीशन है, ना कि वो पार्टीशन जहाँ पे बूट सेक्टर आपका अवेलेबल है। वो आपकी सिस्टम रिजर्व के ऊपर ही होगा। ओके, तो वापस किताब की तरफ चलते हैं।
तो ये जी वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक हो गया, जिसे सुपर ब्लॉक या मास्टर फाइल टेबल कहते हैं। और जी आपके जेनेरिक फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में हर ऑपरेटिंग सिस्टम एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देगा। A directory structure per file system is used to organize the files. हर फाइल सिस्टम का एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा, जैसा कि यूनिक्स फाइल सिस्टम है। इसमें फाइल के नाम और इनोड नंबर्स, यानी कि हर फाइल का अपना एक पॉइंटर होगा, यूनिक। वो इंटीजर भी हो सकता है और एड्रेस भी हो सकता है, जिसके ज़रिए आप उसे एक्सेस कर सकते हो। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने कर्नल प्रोग्रामिंग में देखा कि every process in Microsoft Windows can be identified with an integer pointer, that is each instance. Each instance, that is the process ID in the process table. Also, you can identify a process in the kernel by the address pointer hwind that is generated when a create window function is called as a return type of it, and it is used by the dispatcher when proc whenever you request some resource from the root function or the master function, that is def in proc, you need that address pointer of the process. So हर process को हम kernel में address और integer pointer both से uniquely identify कर सकते हैं. Same is the case with files, and it differs from operating system to operating system. डायरेक्टरी स्ट्रक्चर NTFS यानी विंडोज़ में मास्टर फाइल टेबल के अंदर ही स्टोर होता है, यानी कि वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक भी मास्टर फाइल में होगा और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी कहाँ पे स्टोर होगा, मास्टर फाइल टेबल में. सो इट्स अ टेबल दैट कंटेन्स द वॉल्यूम इंफॉर्मेशन एज वेल एज द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम. आगे आप देखें, पर फाइल FCB फाइल कंट्रोल ब्लॉक, हर फाइल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है. एज यू गाइज नो कि आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो यू हैव टू इंटरेक्ट विद द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. जब आपने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को देखना है तो आपको विंड क्लास से इंटरेक्ट करना पड़ेगा. जब आपने मैसेज पासिंग करनी है तो मैसेज स्ट्रक्चर से आपका वास्ता पड़ेगा. जब आपने इमेजेस को डिस्प्ले करना है तो DDI में टेक्स्ट मैट्रिक्स से आपका वास्ता पड़ेगा. तो आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हो, यू गाइस नो कर्नल में, यू हैव टू इंटरेक्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, और आप उस स्ट्रक्चर का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और एक पॉइंटर ऑब्टेन करते हैं. सो फाइल इज़ अ रिसोर्स एज वेल, डाटा रिसोर्स है. तो पर फाइल, हर फाइल का एक स्ट्रक्चर होगा जेनेरिकली फॉर एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी करेगा. और इसमें फ़ाइल की डिटेल्स होंगी, जैसा कि उसका यूनिक आइडेंटिफायर नंबर, जैसा कि आप प्रोसेस बैच इंस्टेंस देखते हैं विंडोज़ में. और ये यूनिक आइडेंटिफायर नंबर किसी फाइल का उसको अलाउ करेगा कि वो डायरेक्टरी के अंदर अपनी एंट्री यूनिकली दे सके. In NTFS, this information is actually stored within the master file table. So Windows में हम FCB का नाम भी इस्तेमाल नहीं करते, that is associated with Unix. और इसी तरह से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी अलग से कहीं पे स्टोर नहीं होता, और ना ही वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक होता है. ये तीनों चीज़ें एक मास्टर फाइल टेबल में वॉल्यूम इंफॉर्मेशन, डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन और आपकी फाइल कंट्रोल ब्लॉक की इंफॉर्मेशन विंडोज़ में मास्टर फाइल टेबल के अंदर आपकी स्टोर कर दी जाती है. सो यूनिक्स में हम वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक, या हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पर फाइल सिस्टम, या हम FCB का नाम इस्तेमाल करेंगे, बट नॉट इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. सो ये थोड़ा सा हमने जेनेरिक इम्प्लीमेंटेशन का ओवरव्यू लिया. अब हम इसी डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं कि अब मेमोरी में क्या लोड होगा. जेनेरिक आइडिया तो हमने ले लिया. एंड इन मेमोरी माउंट टेबल, अब ये माउंटिंग भी थोड़ी सी जो राइटर ने एक्सप्लेन की है वो यूनिक्स को जहन में रखते हुए, POSIX 3 कंप्लाइंट को इन माइंड रखते हुए इसने यहाँ पे डिस्कशन की है. An in-memory mount table contains information about each mounted volume. अब आपके पास, आप लोग जो हैं वो क्या कर सकते हो, किसी भी वॉल्यूम को माउंट कर सकते हो किसी ख़ास लोकेशन पे.
तो मेमोरी में ज़ाहिर है माउंट टेबल के अंदर जितने भी फोल्डर्स या डायरेक्टरीज आपने माउंट किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होंगी। An in-memory directory structure cache holds the directory information of recently accessed directories. तो एक तो माउंट टेबल हो गई जो आपने बाहर से एक्सटर्नल माउंटिंग की है, इवन इंटरनल आपके कंप्यूटर में काफ़ी सारी ड्राइव्स हैं, वॉल्यूम्स हैं, उनको डिफरेंट जगह पे माउंट किया है, एक माउंट टेबल होगी। और आपके पास क्या होगा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की कैशे भी लोड होगी मेमोरी में जो रिसेंटली एक्सेस है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो ये डिस्कस कर रहा है, द सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल। जितनी फाइल्स आपके सिस्टम में ओपन हैं उस हर फाइल का आपने, एक तो उसकी प्रोसेस आईडी होगी फाइल कंट्रोल ब्लॉक में, ठीक है, उसका यूनिक आइडेंटिफायर फाइल का, वो यूनिक्स हो या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो, उसका जो यूनिक आइडेंटिफायर है वो, और उसका पॉइंटर, दोनों चीज़ें आपके पास होंगी। एड्रेस पॉइंटर भी चाहिए फाइल के लिए और यूनिक आइडेंटिफायर भी चाहिए। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो दोनों के लिए एक ही चीज़ इस्तेमाल करता है या दो या तीन चीज़ें इस्तेमाल करता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो एड्रेस पॉइंटर पे यूज़ कर सकते हैं यूनिकली, कुछ आपकी एक आईडी हो सकती है, एक एड्रेस पॉइंटर हो सकता है और एक यूनिक नेम भी हो सकता है। आपकी बाकायदा एक नेम स्पेस होती है फाइल्स की जो कि एफसीबी का एक पार्ट होता है, नेम फाइल एंड नेमलेस फाइल्स। सो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करती है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल डेफिनेटली होगी जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि इस वक्त कितनी फाइल सिस्टम में ओपन है। सो माउंट टेबल हो गई जी एक, जितनी आपने माउंटिंग कर रखी हैं। दूसरी, रिसेंटली ओपन डायरेक्टरीज की कैशे हो गई, और एक आपकी सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल होगी। तो ये आप देख सकते हो फिगर 12.2 में स्टूडेंट्स के, इसने यहाँ पे शो की हुई है आपको कि फाइल कंट्रोल ब्लॉक में क्या पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो सकती है। यानी कि FCB में यूजुअली all the data relevant to a file will be stored definitely. Although we call it master file table in the Windows, but we say FCB in the Unix compliant systems. इसमें फाइल की परमिशंस हो सकती हैं, फाइल की डेट, क्रिएट, एक्सेस राइट, फाइल का ओनर कौन है और या ओनर का ग्रुप कौन सा है। ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, गेस्ट हो सकता है, पावर यूज़र हो सकता है। तो ओनर कौन है, ओनर का ग्रुप क्या है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हो सकती है, ACLs को हमने 11वें चैप्टर में देखा था, फाइल का साइज़ वगैरह, और डाटा ब्लॉक्स या उसके पॉइंटर। अब यहाँ पे वही बात आ गई आखिर में कि FCB के अंदर कि आपका यूनिक आइडेंटिफायर क्या है, आपका फाइल का एड्रेस पॉइंटर कौन सा है, फाइल की नेम स्पेस कौन सी है, क्या नेम्ड फाइल है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो इन्फॉर्मेशन भी कहाँ होगी, FCB के अंदर। और अभी आपके लिए समझना निस्बतन आसान होगा, आपने विंड क्लास को देखा, उसमें भी ऐसी इंफॉर्मेशन थी। टी कार से आपने वहाँ पर उसका नाम दिया करते थे क्लास का, और उसके साथ आप एच इंस्टेंस को एसोसिएट करते थे, एच विंड को एसोसिएट करते थे, आइकन को एसोसिएट करते थे, एक्स्ट्रा मेमोरी की अगर आपको ज़रूरत हो तो वो बाइट्स आपके लिखते थे कि हमें एक्स्ट्रा बाइट चाहिए या नहीं। इसी तरह से आप बैकग्राउंड उसमें लिखते थे, फिर उस प्रोसेस को आप रजिस्ट्रेशन के लिए भेजते थे, क्रिएट विंडो, और फिर रजिस्टर विंडो को कॉल करके फिर मैसेज लूप चलता था। यानी कि पहले आपको किसी स्ट्रक्चर का इंस्टेंस लेके और फिर उसके कंट्रोल ब्लॉक में बुनियादी इंफॉर्मेशन फीड करना पड़ती है, और कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ जाती हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से फ्रॉम द डिफरेंट ब्लॉक। सो फाइल कंट्रोल ब्लॉक इज़ नो एक्सेप्शन। तो इसमें आप कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं और कुछ इसमें ऑटोमेटिकली कर्नल से स्टोर हो जाती है। अब इसने आगे बात की है जो हम 11वें चैप्टर में देख कर आए थे कि हर प्रोसेस की भी अपनी ओपन फाइल टेबल होती है, ठीक है। तो एक प्रोसेस ने जितनी फाइल्स ओपन की हैं वो सारी की सारी उस प्रोसेस के अंदर एक टेबल जनरेट होगी, और उस टेबल में उस फाइल की क्या होंगे, उनके पॉइंटर्स होंगे। अब वो पॉइंटर भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, जो उसका आइडेंटिफायर। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, जैसा कि हमने 11वें चैप्टर में देखा था कि प्रोसेस टेबल के पॉइंटर्स, लॉजिकल पॉइंटर्स जो हैं वो सिस्टम वाइड टेबल के लॉजिकल पॉइंटर्स से आइडेंटिकल हों या मुख्तलिफ हों। ये डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल किस तरह से प्रोग्राम्ड है।
क्या वो सिमिलर हैं या वो मुख्तलिफ हैं। इट डिपेंड्स फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर आप पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखिए तो एड्रेस पॉइंटर उसमें सेम होता है, लेकिन आइडेंटिफायर में बाज़ औक़ात फ़र्क आ जाता है। तो जो आपका इंटीजर आइडेंटिफायर है, जैसे एच इंस्टेंस है, वो हो सकता है सिस्टम वाइड टेबल में मुख्तलिफ हो और प्रोसेस के अंदर उसने अपना इस्तेमाल किया हुआ हो, लेकिन यूजुअली जो आपका एड्रेस पॉइंटर है वो सेम ही पास किया जाता है अक्रॉस दी प्रोसेसेस और सिस्टम वाइड टेबल यानी कि डेफ एंड प्रॉक को भी, ताकि डाटा की जो रिलायबिलिटी है वो मेंटेन रखी जा सके, रिडंडेंसी डाटा में ना आए। अगर वो क्रिटिकल सेक्शन है तब भी उसे मेंटेन किया जाए, शेयर्ड है विद कॉन्करेंट प्रोसेसेस तब भी उसकी रिलायबिलिटी को उस पर सेमेंटिक्स डिफाइन कर दिए जाते हैं। और अगर आप वहाँ पे एड्रेस पॉइंटर भी मुख्तलिफ इस्तेमाल करें तो फिर आपको एक अपर लेवल की एड्रेस रेजोल्यूशन लेयर चाहिए जो कि आपस में ये जो तजाद एड्रेस का उसे रिजॉल्व करे। सो ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन पर। अब हम बात क्या कर रहे थे जी कि मेमोरी में क्या लोड होता है। आपने मेमोरी के अंदर देखा माउंट टेबल, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, फिर क्या देखा सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल, फिर स्टूडेंट्स आपने देखा पर प्रोसेस ओपन फाइल टेबल। हर प्रोसेस की जो ओपन फाइल टेबल होगी वो भी मेमोरी में लोड होगी, साथ के साथ बफर्स होंगे जिसमें फाइल सिस्टम के ब्लॉक्स आएंगे जो एक्चुअली आपने रीड राइट करते हैं, वो ब्लॉक्स भी तो मेमोरी में लोड होंगे ना, और फिर सेकेंडरी स्टोरेज पे लिखे जाएंगे। तो ये इसने डिस्कस की दूसरी बात। हम क्या पढ़ रहे थे कि 12.2 file system implementation. Although implementation is operating system specific, but few principles are general that apply to all operating systems. उसमें हमने कुछ बातें देखी कि बोर्ड किस तरह से होता है, बीसीबी क्या होता है, वीसीबी किसे कहते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, पर फाइल एफसीबी क्या होता है। और हमने ये भी देखा कि ये सारी चीज़ें विंडोज़ में मास्टर फाइल टेबल में स्टोर होती हैं और यूनिक्स में इनके लिए सेपरेट नाम इस्तेमाल होता है। फिर स्टूडेंट्स हमने दूसरी चीज़ पढ़ी है कि मेमोरी में क्या लोड होता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन कंटेंट्स जो हैं मोर और लेस सेम होते हैं, जैसा कि माउंट टेबल, आपकी रीसेंट डायरेक्टरी ओपन कैशे, सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल, साथ पर प्रोसेस ओपन फाइल टेबल एंड द बफर्स दैट होल्ड रीड एंड राइट। ओके, अब इसमें इसके बाद की जो इंफॉर्मेशन है ना स्टूडेंट्स, ये इसमें स्पेसिफिकली यूनिक्स प्रोग्रामिंग के हवाले से प्रोसीजर बताया है सारा। जैसा हम विंडोज़ प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका पहले सारा प्रोसीजर देखते हैं, डीएलएल है या टाइमर है कॉन्करेंसी के लिए, या आपने इंटरप्ट्स पढ़े थे या डीडीआई पढ़ा था, तो हम पहले उसका आर्किटेक्चर देखते थे। तो क्योंकि ये थ्योरी की बुक है तो इसने उसमें थोड़ा सा इसका सिर्फ आर्किटेक्चर दिया है। टू क्रिएट अ न्यू फाइल इट एलोकेट्स अ न्यू एफसीबी, एंड यू गाइस नो दैट देयर इज नो एफसीबी with this name in the windows that is stored in master file table. Therefore यूनिक्स में हम किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए उसको एक एफसीबी एलोकेट करते हैं। एलोकेट से क्या मुराद है, जैसे आपने लिखा विंड क्लास और उसका इंस्टेंस ले लिया एक्स वाई जेड, या विंड स्मॉल में विंड क्लास इंस्टेंस ले लिया, कैप्स में आपने उसकी टाइप लिख दी। इसी तरह आप एफसीबी के लिए जो भी स्ट्रक्चर फाइल के लिए इस्तेमाल होगा उसका एक इंस्टेंस लोगे। जब आप इंस्टेंस इनिशियलाइज करोगे तो उसमें फिर आप जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर सकते हैं। Alternatively, if the file system implementation creates all FCBs at file system creation time, an FCB is allocated from the set of free FCBs. अब इसमें दो पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस की हैं प्रोग्रामिंग के अल्टरनेटिव्स। एक क्या है, जब भी आपने नई फाइल बनानी है नया FCB क्रिएट करें, यानी कि FCB के स्ट्रक्चर का इंस्टेंस बनाएं। दूसरा क्या हो सकता है कि जितनी पॉसिबल फाइल्स एक वक्त में आप ओपन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, उससे आपका जो रूट प्रोसीजर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, या मज़ीद फॉर्मल अल्फाज में रिसोर्स मैनेजर जो है, वो आपका वो एफसीबीज पहले से क्रिएट करके रख ले। सपोज़ कि अगर आप नेक्स्ट 10 क्रिएट कर सकते हो फाइल्स एट अ टाइम, तो 10 आपके पूल में जो इंस्टेंसेस हैं यानी कि जो आईडीज़ हैं या एड्रेस पॉइंटर्स हैं वो अवेलेबल हों रिसोर्स मैनेजर के पास, और जिस भी प्रोसेस को फाइल क्रिएट करना है
वो आपका रिक्वेस्ट करेगा उस प्रोसेस से डेफिन प्रॉक या रूट प्रोसीजर को, और रूट प्रोसीजर उसको एक पॉइंटर असाइन कर देगा कि ये उसका पॉइंटर है एफसीबी का और आप इसको ले लें। अब इसमें इसने यहाँ पे फ़ायदे नुकसान नहीं लिखे, लेकिन जो दूसरा तरीका है जहाँ पे रूट प्रोसीजर ऑलरेडी एफसीबी का सेट क्रिएट कर लेता है, उसमें सिस्टम सिक्योरिटी मैक्सिमाइज्ड है, लेकिन उसमें सिस्टम ओवरहेड ज़्यादा है। फाइल स्टोरेज टेक्स टाइम, प्रोसेसिंग टेक्स टाइम, इवन ऑन फास्टर सिस्टम्स इट टेक्स सम टाइम। लेकिन जो फर्स्ट मेथड है उसमें आपकी सिक्योरिटी तो कम है क्योंकि हर प्रोसेस ने खुद क्रिएट करना है, लेकिन एग्जीक्यूशन फास्टर है। सो ये डिपेंड करता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने उसको बैंक्स में इस्तेमाल करना है, कोई डेटाबेस स्टोर कर रहे हो आप, या कोई कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, होम एडिशन है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का, या स्टार्टर एडिशन है, या आप उसका सर्वर स्टैंडर्ड एडिशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें कितने आपने सिक्योरिटी चेक्स रखने हैं और कितना आप ओवरहेड बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग की वेरिएशंस हैं ये डिपेंड करती हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम, या एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डिफरेंट वर्जन्स होते हैं उनमें इस लेवल पर भी डिफरेंस होता है कि आप कौन सी अप्रोच लेके चलते हैं। सर्वर साइड पे कोई दूसरी अप्रोच होगी और होम यूज़र साइड पे कोई दूसरी अप्रोच होगी। तो इसने दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर डिस्कस की हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, दे कैन बी मैनी। Some operating system, including Unix, treat a directory exactly the same as a file. One with a type field जिससे पता चलता है कि वो डायरेक्टरी है या फाइल है। यूनिक्स में डायरेक्टरी और फाइल दोनों के लिए सेम मेथड इस्तेमाल होता है, यानी जो कि आप एफसीबी देख रहे हो, फाइल कंट्रोल ब्लॉक, वही डायरेक्टरी के लिए भी होगा, लेकिन एफसीबी के स्ट्रक्चर में एक ऐसी फील्ड होगी जो फील्ड क्या इंडिकेट करेगी कि ये डायरेक्टरी है या फाइल है, यानी कि स्ट्रक्चर सेम है, फील्ड से आपको पता चलेगा कि नई डायरेक्टरी है या नई फाइल है। Other operating systems, including Microsoft Windows, implement separate system calls for files and directories and treat directories as entities separate from files. जबकि विंडोज़ के अंदर डायरेक्टरी की नेम स्पेस फाइल की नेम स्पेस से मुख्तलिफ है और दोनों की इंफॉर्मेशन अलग अलग सेव की जाती है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम ये माइन्यूट डिफरेंसेस हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। दोनों का अपना अपना यूज़र व्यू है, अपनी अपनी क्लाइंट बेस है, तो उसके हिसाब से ये लोग उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ओके जी, अब इनपुट आउटपुट किस किस तरह की हो सकती है। ये पर प्रोसेस ओपन फाइल टेबल एंट्री भी हो सकती है, इज क्रिएटेड पॉइंटिंग टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल। जब आपने इनपुट आउटपुट करनी है तो आपको बाइंडिंग करना होगी पर प्रोसेस टेबल के आइडेंटिफायर और पॉइंटर की विद द सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल से। यानी कि पर प्रोसेस क्या होगा, जैसे आपने कोई बीपर 1 बनाया, उसका एक इंस्टेंस होगा, उसका एक इवेंट होगा, उसमें आपने कोई फाइल ओपन की, आपने उसका एक पॉइंटर ले लिया, और डेफिन प्रॉक के पास भी वो फाइल ओपन शो हो रही होगी, डेफिनेटली उसके पास तो सारी फाइल्स होती हैं, तो उसने भी कोई आइडेंटिफायर रखा होगा। तो अगर इनमें फ़र्क है तो आपको बाइंड करना पड़ेगा आपस में इनको, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि अगर ये पर प्रोसेस टेबल और सिस्टम वाइड टेबल में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पॉइंटर लेवल पे डिफरेंस है तो कर्नल के अंदर रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी मौजूद होगा। ओके, इफ द फाइल इज नॉट ऑलरेडी ओपन द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज सर्च फॉर द गिवन फाइल नेम। अगर प्रोसेस के अंदर आपकी फ़ाइल ओपन नहीं है, पहले प्रोसेस टेबल चेक होगी, किसी फाइल में आयो इनपुट आउटपुट करना है, फिर सिस्टम वाइड टेबल चेक होगी, वहाँ भी नहीं तो फिर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आप चले जाओगे जिसे मास्टर फाइल टेबल कहा जाता है विंडोज़ में, वहाँ पे सर्च करोगे उस फाइल को किसी आइडेंटिफायर से और फिर उसे लोड करेंगे पहले सिस्टम वाइड टेबल में, फिर आपकी प्रोसेस टेबल के अंदर जो भी फाइल आपके सिस्टम में ओपन होगी, जो भी रिसोर्स इस्तेमाल हो रही होती है, मेमोरी में लोड होती है, उसका रूट प्रोसीजर या ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को पता होता है, तो वहाँ से होके ही आप तक उसमें पहुँचना है। ओके जी, नेक्स्ट एन एंट्री इज मेड इन द पर प्रोसेस ओपन फाइल टेबल विद अ पॉइंटर टू द एंट्री इन द सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल एंड सम अदर फील्ड्स। तो जब भी आपको वो फाइल मिल गई, आपने ओपन करनी है, तो आपको सिस्टम वाइड ओपन में पहले ओपन होगी और पर प्रोसेस टेबल के अंदर बाद में ओपन होगी। ज़ाहिर है आपको रिसोर्स कौन प्रोवाइड करता है, रूट प्रोसेस।
तो रूट प्रोसेस के पास रिसोर्स होगी तो वो आपको डिलीवर करेगा। So direct you can't have resources. So resources are channeled through the resource manager. So अगर pointers are same तो मसला हल है, आपको रिजॉल्व नहीं करना, और अगर सेम नहीं होंगे तो कर्नल के अंदर ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम होगा जो कि इस ओवरहेड को आपके लिए रिजॉल्व कर देगा। ये देखें स्टूडेंट्स, इसने यहाँ पे फिगर 12.3 के अंदर इन मेमोरी फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, फाइल ओपन फाइल रीड का दिया है। अब ये क्या चीज़ है, मेमोरी के अंदर जो फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर है, फाइल ओपन कैसे हुई, ये यूज़र स्पेस आ गई जी, फाइल का नेम आपने दिया, कर्नल मेमोरी में गया, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में उसने सर्च किया, ठीक है। अगर तो सिस्टम वाइड टेबल में है, कर्नल मेमोरी क्या चीज़ है, सिस्टम वाइड टेबल, यूज़र स्पेस क्या है, प्रोसेस टेबल। तो प्रोसेस टेबल में नहीं होगी तभी वो सर्च करेगा सिस्टम वाइड टेबल में, वहाँ से मिल गई, ठीक है। नहीं तो आप देखें ये एरोज आपको बता रहे हैं कि आपके प्रोसेस की एक्सेस ख़त्म हो गई। अब जो सिस्टम वाइड टेबल या कर्नल है उसने हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर से इंटरेक्ट करना है, प्रोसेस को डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस अलाउ ही नहीं है। तो यहाँ से देखें ये सर्च गई फाइल कंट्रोल ब्लॉक में, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज, एफसीबी अगर वो यूनिक्स है, मास्टर फाइल टेबल अगर वो विंडोज़ है, और वहाँ से आपको जो डाटा मिला वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से आपको वापस कहाँ पे आया, सिस्टम वाइड टेबल के अंदर कर्नल मेमोरी में, और वो फिर आगे यूज़र को अलाउ करेगा। सो ये जो है आपके पास जो चेन ऑफ कमांड है या हायरार्की है वो इस तरीके से चल रही है। जो पर प्रोसेस टेबल है उसकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो जो भी फाइल ओपन होगी वो पहले कहाँ जाएगी, सिस्टम वाइड टेबल में, फिर पर प्रोसेस टेबल में। ये तो थी जी फाइल ओपन। अब देखें स्टूडेंट्स फाइल रीड, ये अब हम दूसरी देख रहे हैं फाइल रीड की। फाइल रीड में क्या है, आपका रीड इंडेक्स जनरेट हुआ, रीड इंडेक्स जो है वो कोई ऐप है आपका जो कि रीड करना चाहता है, तो वो पर प्रोसेस ओपन फाइल टेबल में आप चले गए, क्योंकि यहाँ पे आपने राइट तो करना नहीं, ठीक है। तो पर प्रोसेस टेबल ने, ये ऐप था, ऐप ने पर प्रोसेस टेबल को रिक्वेस्ट की, पर प्रोसेस टेबल ने सिस्टम वाइड टेबल को रिक्वेस्ट की, वहाँ से अगर ओपन है तो यहीं से आपको जो रिक्वेस्ट है फुलफिल हो जाएगी, नहीं तो वही फिगर ए वाला तरीके का फाइल कंट्रोल ब्लॉक या मास्टर फाइल टेबल, और वहाँ से आपको जो है वो एंटरटेन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि रिक्वेस्ट कहाँ गई है, डाटा ब्लॉक्स, और ये सिस्टम वाइड टेबल जो कर्नल मेमोरी है इसके बीच में क्या है आपका डिवाइस ड्राइवर, सेकेंडरी स्टोरेज डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है कर्नल से, थ्रू हॉल है। तो ये रिक्वेस्ट जा रही है हॉल को, डिवाइस ड्राइवर को, उसने डाटा ब्लॉक्स को सर्च किया, और फिर एफसीबी के ज़रिए वो डाटा ब्लॉक्स कनेक्ट होके इन अ फॉर्म ऑफ अ फाइल वापस सिस्टम वाइड टेबल को आए, वहाँ से वर्ड प्रोसेस टेबल को, और वहाँ से ऐप पे चले गए। अब ऐप भी एक प्रोसेस ही होता है, ठीक है। तो अब ये है कि एक प्रोसेस के अंदर चाइल्ड्स भी हो सकते हैं, कि आपकी एक वीडियो गेम है जिसमें दो लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, या आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लॉक है उसको बहुत से प्रोसेसेस रीड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो उसकी चाइल्ड प्रोसेस के तौर पे काम करते हैं। तो ये जो ऐप है यूज़र स्पेस की, ये इस बार प्रोसेस टेबल की चाइल्ड के तौर पे भी हो सकती है, और आपने यहाँ से रीड किया, इधर अवेलेबल है तो इट्स ओके, नहीं तो फिर वही फिगर ए वाला आपका प्रोसीजर रिपीट हुआ। द फाइल may नॉट बी पार्ट ऑफ द ओपन फाइल टेबल, ये अब इसने इस जो फिगर्स हैं यहाँ पे आगे डिस्क्राइब किया हुआ, आप पढ़ लीजिएगा। द नेम given to the entry varies. Unix system refers to it as a file descriptor. Windows refer to it as a file handle. जब भी आपने किसी फाइल को रीड करना होता है, आपको पता है विंडोज़ में हम पॉइंटर्स को हैंडल के नाम से बोलते हैं, h instance handle to the instance, h wing handle to the window. Handles can be of type integer or of type address in the Windows. Same is true for other operating systems. So Unix में से descriptor और Windows में से file handle बोला जाता है। When a process closes the file, the per process table entry is removed. जब कोई प्रोसेस का काम कंप्लीट हो जाता है किसी फाइल से, तो उस प्रोसेस टेबल में से उस एंट्री को डिलीट कर दिया जाता है, यानी कि उसका रेफरेंस किल कर दिया जाता है। एंड द सिस्टम वाइड एंट्रीज ओपन काउंट इज डिक्रीमेंटेड, और सिस्टम वाइड एंट्री के अंदर हर फाइल के साथ एक काउंटर होता है कि कितने यूज़र ने एक्सेस किया हुआ। तो अगर 5 यूज़र थे, जैसे ही पर प्रोसेस एंट्री ख़त्म होगी तो आपकी जो सिस्टम वाइड एंट्री है उसमें से एक माइनस कर दिया जाएगा।
When all users that have opened the file close it, any updated metadata is copied back to the disk based directory structure. जब सारी प्रोसेस क्लोज कर देते हैं तो जो अपडेट्स हैं वो कमिट कर दी जाती हैं आपके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे एंड द सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल एंट्री इज रिमूव। और जब कोई भी रेफरेंस बाकी नहीं रहेगा तो जो आपका रूट प्रोसीजर है वो उसके रेफरेंस को किल कर देगा। तो ये एक थोड़ी सी कॉमन सी बात हो गई आपके पास। बाकी पार्टीशंस तो हमने देखी 11वें चैप्टर में भी, माउंटिंग भी देखी, तो यहाँ पे उसने उसे थोड़ा सा रिपीट किया हुआ। द लेआउट ऑफ अ डिस्क कैन हैव मैनी वेरिएशंस डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र व्यू डिस्क का कैसे नज़र आ रहा है, वॉल्यूम्स कैसे हैं, पार्टीशंस कैसे हैं, इट सोलली डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि आपको पता है लेयर्ड आर्किटेक्चर में 12.1 में हमने देखा ये था ही कर्नल का काम, यूज़र व्यू HCI था। A disk can be sliced into multiple partitions. So this is one possibility where a disk may have multiple partitions. और क्या possibility हो सकती है? A volume can be spanned or contained on multiple partition on multiple disks. ये दूसरी वाली जो सिचुएशन है ये यूजुअली डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको नहीं मिलेगी, अलबत्ता डिस्क मल्टीपल पार्टीशन में स्पैन करती है। और ये दो पॉसिबिलिटीज़ हम पीछे मेमोरी के अंदर कर आए। ईच पार्टीशन कैन आइदर बी रॉ। अच्छा, अब पार्टीशन रॉ भी हो सकती है जिसमें कोई फाइल सिस्टम ना हो, और कंटेनिंग अ फाइल सिस्टम, और फाइल सिस्टम भी हो सकता है। आप कभी किसी हार्ड ड्राइव को उसमें वॉल्यूम्स बना कर देखें तो पहले जो फाइल सिस्टम है वहाँ पे आपको आ रहा होता है रॉ। जब आप उसे फॉर्मेट करते हो थ्रू NTFS 532 तब उस पर फाइल सिस्टम आता है। हाउएवर रॉ डिस्क कैन ऑल्सो बी यूज्ड, और इसका इस्तेमाल इसने यहाँ पे बताया हुआ है। रॉ डिस्क इज यूज्ड वेयर नो फाइल सिस्टम इज अप्रोप्रिएट। फॉर एग्जांपल यूनिक्स स्वैप स्पेस पेज फाइल यूनिक्स कैन यूज अ रॉ पार्टीशन। फॉर एग्जांपल सिंस इट यूजेस इट्स ओन फॉर्मेट ऑन डिस्क, क्योंकि उसके पास अपना फॉर्मेट डिस्क पेज फाइल में साथ कंटेंट होता है और इसे किसी फाइल सिस्टम की फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह देयर आर सम डेटाबेसेस दैट यूज रॉ डिस्क एंड फॉर्मेट द डाटा टू सूट देयर नीड्स। तो few databases have their own partition format, तो वो उसको जो रॉ डिस्क है उसको इस्तेमाल करती है। ओके, बाकी इसने कहा हुआ है कि ये रेड के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। रेड क्या चीज़ है? इट इज़ रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क और रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, दोनों नाम इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। is a data storage virtualization technologies that combines multiple physical disk drive components into one or more logical units for the purpose of data reliability। रेट से ये होता है कि आपकी एक, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक ड्राइव पे आपके ऑपरेशन हो रहे हैं और दूसरी ड्राइव पे उसका मिरर इमेज जो है वो एक रिडंडेंट एरे डिस्क की एक लेयर्ड एरेज जो है वो ऐड कर दी जाती है कि उसका मिरर जो है वो दूसरे पे, जैसे कि लिखा है यहाँ पे, मिरर्ड होता है, ताकि अगर आपकी एक हार्ड ड्राइव फिजिकली फेलियर हो जाए या उसमें कोई इशू आ जाए तो आप बैड सेक्टर्स आ जाएँ तो आप मिरर इमेज से डाटा को रिकवर कर सकें। दैट इज यूज इन सर्वर सिस्टम्स। सो रॉ इमेजेस के, रॉ डिस्क के भी मल्टीपल यूजेस हैं। ओके, इसी तरह से अब ये पार्टीशंस की बात कर रहा है। आपकी बूट पार्टीशन अलग भी हो सकती है। बूट इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन अ सेपरेट पार्टीशन, जैसा कि मैंने आपको स्टूडेंट्स अभी दिखाया भी था विंडोज़ के वॉल्यूम में 7 में भी 10 में भी, कि जो आपकी अनमाउंटेड रूट पार्टीशन थी वो अलग से थी। सिस्टम वॉल्यूम अलग था, बूट वॉल्यूम अलग था, जिसको सिस्टम रिजर्व लिखा हुआ था। इट हैज़ इट्स ओन फॉर्मेट बिकॉज एट बूट टाइम द सिस्टम डज नॉट हैव द फाइल सिस्टम कोड लोडेड। बूट टाइम के वक्त आपके पास फाइल सिस्टम जो है वो लोड नहीं होता। NTFS 532 वो बूट सेक्टर के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन होती है जिसने कंट्रोल बायोस से लेके कर्नल को पास करना होता है, एंड देयरफॉर कैन नॉट इंटरप्रेट द फाइल सिस्टम। Rather, boot information is usually a sequential series of blocks loaded as an image into memory. उसमें sequential blocks होते हैं, उसका काम होता है BIOS से कंट्रोल लेना और कर्नल को कंट्रोल पास कर देना। Okay, this bootloader in turn knows enough about the file system structure to be able to find and load the kernel and start it executing। यानी कि बूट लोडर ने, बायोस ने कंट्रोल पास किया बूट लोडर को,
बूट लोडर ने रूट प्रोसेस को कर्नल में एक्टिवेट कर देना और बाद में उस रिसोर्स मैनेजर का सारा काम है। कर्नल आपका लोड हो गया तो शटडाउन तक वो कंट्रोल उसी के पास रहता है। इसी तरह से आप मुख्तलिफ ड्राइव्स को डुअल बूट भी कर सकते हैं, मल्टीपल बूट भी कर सकते हैं। तो विंडोज़ को भी कर सकते हैं, लिनक्स को भी कर सकते हैं, एक ही ड्राइव पे लिनक्स और विंडोज़ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़। द रूट पार्टीशन विच कंटेन्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड समटाइम्स अदर सिस्टम फाइल्स इज माउंटेड एट बूट टाइम। अब आपकी जो जिसे आप सिस्टम वॉल्यूम बोलते हैं विंडोज़ में, जहाँ पे बूट लिखा हुआ था, सी ड्राइव यूजुअली, वो आपकी रूट पार्टीशन या सिस्टम वॉल्यूम पार्टीशन हो जाती है। ओके, it does so by asking the device driver to read the device directory and verifying that the directory has the expected format. तो कर्नल के पास डेफिनेटली आपकी जो ड्राइव का फॉर्मेट होता है, फाइल सिस्टम होता है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन है। विंडोज़ में आपकी सेपरेट नेम स्पेस भी लोड की जाती है, जैसा कि C, D, E, F होते हैं आपका जो उसका पॉइंटर होता है। देखिए, Microsoft Windows based systems mount each volume in a separate namespace। हर वॉल्यूम की एक अपनी नेम स्पेस होती है। जैसे वेरिएबल का नाम हो सकता है, उसका एड्रेस भी हो सकता है और स्टोरेज स्पेस भी होती है उसमें। इसी तरह विंडोज़ में जो आपका वॉल्यूम होता है उसका एक नाम होगा, सेपरेट यूनिक नेम स्पेस होगी, उसका डेफिनेटली एक एड्रेस यानी कि पॉइंटर होगा और उसमें स्टोरेज स्पेस भी अवेलेबल है। तो तीनों बातें इसमें जस्ट लाइक सी हैं, डिनोटेड बाय अ लेटर एंड अ कॉलन to record that a file system is mounted at F. For example, the operating system places a pointer to the file system in a field of the device structure corresponding to F। यानी कि हर वॉल्यूम में एक उसका नेम स्पेस हो गया, एक उसका पॉइंटर हो गया जो इसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा बाकी वॉल्यूम्स, ठीक है। और स्टोरेज स्पेस होगी जहाँ पे आप अपनी लॉजिकल ब्लॉक्स को सेव कर सकते हैं। ऑन यूनिक्स फाइल सिस्टम कैन बी माउंटेड एट एनी डायरेक्टरी। यूनिक्स में आप ऐसा भी कर सकते हो कि सी यूज़र्स और XYZ पे जाके पूरी की पूरी नेटवर्क डायरेक्टरी माउंट कर दें। तो XYZ के में जब आप क्लिक करोगे तो अंदर आपको वो नेटवर्क डायरेक्टरी मिलेगी। So mounting is implemented by setting a flag in the in-memory copy of the inode। तो इसमें सिंपली आपने जो फ्लैग होता है वो जाके उसके पॉइंटर के साथ उस स्पेसिफिक जगह पर अटैच कर देना होता है जहाँ पे आप उसे माउंट करना चाहते हैं। द फ्लैग इंडिकेट्स दैट द डायरेक्टरी इज अबाउट फाउंड। ओके जी, आगे हमारे पास है जी वर्चुअल फाइल सिस्टम। हम पढ़ क्या रहे थे? फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। अभी तक हमने इसमें क्या देखा है स्टूडेंट्स? ओवरव्यू लिया, जेनेरिक फंक्शंस देखे, मेमोरी में क्या होता है वो देखा, फाइल कंट्रोल ब्लॉक को देखा, और फिर थोड़ा सा हमने देखा है कि किस तरह से क्या पॉसिबल ऑप्शन हो सकती हैं रीड और राइट की किसी फाइल की कर्नल के अंदर, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यूनिक्स को हम प्राइमरी और विंडोज़ को सेकेंडरी एग्जाम्पल्स के तौर पर देकर सारे टॉपिक को हमने कवर किया है। पार्टीशंस एंड माउंटिंग को एक दफ़ा फिर देखा, 11वें चैप्टर में देख के आए थे। पार्टीशन की टाइप्स देखी हैं, रॉ, बूट और आपकी रूट और सिस्टम पार्टीशन। अभी हम जो है टॉपिक जो कवर कर रहे हैं विच इज़ द लास्ट टॉपिक इन दिस online audio lecture, that is virtual file system or the VFS। so अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। So students, ये आप देख सकते हैं virtual file system। The previous section makes it clear that modern operating systems must concurrently support multiple types of file system। आजकल हर ऑपरेटिंग सिस्टम एक से ज़्यादा फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, जैसा कि विंडोज़ में भी आप NTFS हार्ड ड्राइव पे यूज़ करते हैं और फ्लैश मीडिया पे यूजुअली 532 आप इस्तेमाल करते हैं। सो द फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेयर्स। इसने यहाँ पे वर्चुअल फाइल सिस्टम की एक फिगर से शो किया, स्कीमेटिक व्यू ऑफ अ वर्चुअल फाइल सिस्टम। इस सबसे बॉटम पे आपकी हार्डवेयर है, डिस्क है, फिर आपके एक से ज़्यादा फाइल सिस्टम्स, मिसाल के तौर पे आपने 2-3 स्टोरेज हार्डवेयर इंस्टॉल किया हुआ, तो एक स्टोरेज पे हो सकता है आपने NTFS रखा हो, दूसरी डिस्क पे हो सकता है कि आपने 532 रखा हो, या इवन एक ही डिस्क की पार्टीशंस भी हो सकती हैं। तीसरी हार्ड ड्राइव पे आपने नेटवर्क की ड्राइव माउंट की हुई है और उस पर सपोज अगर कोई UFS है, यूनिक्स फाइल सिस्टम है, तो ये 3 मुख्तलिफ फाइल सिस्टम हो गए। और इसको जब आपने एक्सेस करना है तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप एक यूज़र को सिंगुलर व्यू दे दें वर्चुअल फाइल सिस्टम
मिसाल के तौर पे आप विंडोज़ के अंदर यूएफएस की कोई भी डायरेक्टरी नेटवर्क से उठा के, तो अगर आपके कंप्यूटर में सी और डी दो ड्राइव्स हैं तो आप नेटवर्क डायरेक्टरी को एज ई ड्राइव माउंट कर सकते हैं। अब उसकी टाइप तो यूनिक्स फाइल सिस्टम है, लेकिन वो माउंटेड कहाँ पे है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में। तो उसकी टाइप क्या हुई? वो एक वर्चुअल फाइल इंटरफेस की लेयर आ जाती है, वर्चुअल फाइल सिस्टम इंटरफेस की लेयर आ गई, जिसमें आपसे ये हिडन हो गया कि हार्डवेयर कहाँ पे लोकेट करता है, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन वो भी आप नहीं देख पा रहे हो, ना ही आपको पता है कि उसका फाइल सिस्टम क्या है। बस आप उसको एज अ नेटवर्क ड्राइव एक्सेस कर रहे हो और उससे डाटा को रीड कर सकते हो। तो यूज़र व्यू के अंदर, और फिर आपको ये भी नहीं पता कि ये वर्चुअल है या एक्चुअल है, ठीक है। तो आपको एक फाइल सिस्टम दिया हुआ है जिस पे आप टर्मिनल पे एक्सेस कर रहे हैं। तो ये ब्यूटी है। आइडियली जो वर्चुअल फाइल सिस्टम इंटरफेस है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सीमलेस यूज़र व्यू जनरेट हो। यूज़र को नहीं पता कि उसका जो हार्डवेयर है जियोग्राफिकली कहाँ पर है, फाइल सिस्टम्स कौन से हैं, और ये जो वर्चुअल फाइल सिस्टम की लेयर है ये इसमें आ रही है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं। आप जो वेब साइट सर्फ करते हैं, तो अगरचे वो आपको एक रिच कंटेंट, HTML रिच कंटेंट, मल्टीमीडिया कंटेंट नज़र आता है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो फाइल्स ही हैं, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन और डाटा ही है मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पर जो कि आप देख रहे होते हो। और हो सकता है एक वेबसाइट है, उसके एक पेज पे जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं वो 10 जियोग्राफिकली मुख्तलिफ कंप्यूटर से मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में कंबाइन होकर आपको नज़र आ रही है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में, लेकिन आपको इसका इदराक नहीं है। तो ये ब्यूटी किस चीज़ की है? वर्चुअल फाइल सिस्टम इंटरफेस, जो कि वेब की शक्ल में है। बट ये आइडियल सिनेरियो है किसी VFS का। सो उसकी आप FTP एक्सेस लें फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए, या HTTP एक्सेस लें, दोनों में डाटा तो इन्वॉल्व है जो किसी डिस्क पे स्टोर है डायरेक्टरी और फाइल्स के अंदर। उसका फॉर्मेट मुख्तलिफ हो सकता है, यूज़र व्यू मुख्तलिफ हो सकता है, बट दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ नेटवर्क फाइल सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ अ वेब पेज। सो जैसे कि हमने कहा कि 12.4 में इसने एक आइडियल सिस्टम यहाँ पे शो किया है, और इन्हीं लेयर्स को इसने यहाँ पे डिफाइन किया है कि फाइल सिस्टम जो है वो जेनेरिक हम एक बनाते हैं और इसे फिज़िकल इंटरफेस से हम सेपरेट कर देते हैं। तो इसी के साथ इसने यहाँ पे आखिर में दिया है कि लेट्स ब्रीफली एग्जामिन द VFS आर्किटेक्चर इन लिनक्स। द फोर मेन ऑब्जेक्ट डिफाइंड बाय द लिनक्स VFS आर इनोड ऑब्जेक्ट। आपको पता है ये कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? ये वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके ज़रिए हम फाइल को रीड कर सकते हैं यूनिक्स के अंदर, which represents an individual file, a unique identifier of a file. File object, which represents an open file. ठीक है, यहाँ पे आप रीराइट कर सकते हैं। सुपर ब्लॉक, FCB, जिसमें आपने फाइल की इंफॉर्मेशन रखनी है, इंटायर फाइल सिस्टम। Entry object, which represents an individual directory entry. तो ये आपकी डायरेक्टरी एंट्री, फाइल की इंफॉर्मेशन, लॉजिकल ब्लॉक्स इंफॉर्मेशन, फाइल ऑब्जेक्ट और आपका यूनिक आइडेंटिफायर, जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ ऑपरेशन लिनक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे उसने उनकी रिटर्न टाइप्स भी दी हुई हैं, फाइल ओपन की, फाइल क्लोज की, इसी तरह साइज रीड कर सकते हैं, साइज राइट कर सकते हैं, और मेमोरी पर मैप कर सकते हैं किसी फाइल को। सो देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस। इसने एग्जांपल के तौर पे जो आपकी API है उसमें से VFS API लिनक्स के, उसमें से कुछ फंक्शंस आपको शो किए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 12.2, जो कि एक इम्प्लीमेंटेशन की एग्जांपल थी, और यहाँ पे काफ़ी हद तक हमारा जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाते हैं जो कि हम इसमें पढ़ना चाह रहे थे। तो काइंडली आप इसको, ये 2-3 पेज हैं किताब से, जिसे हमने कम्प्रीहेंसिवली बुक से लाइन बाय लाइन हाईलाइट करके विद एग्जांपल्स कोशिश की है मैंने कि आपको ये समझ आए। तो स्टूडेंट्स इसको काइंडली स्टडी कीजिए। तो लैब के डेमो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सी यू नेक्स्ट टाइम सोन इंशाल्लाह। टेक केयर।